Hello, literature lovers. Welcome to Litwit Club. Hope you all are doing great. और today's topic is poetry and its different forms. Okay, तो आज के वीडियो में हम लोग पोएट्री क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कुछ डेफिनेशंस और उनके कुछ छोटे-छोटे फॉर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी इससे पहले के वीडियोस में हमने जो मेजर फॉर्म्स हैं पोएट्रीज की वो हमने डिस्कस की हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोएट्री है क्या? सो पोएट्री इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टू हैव इवॉल्व। ठीक है, तो अगर लिटरेचर के किसी फॉर्म की बात हो और उसकी बात हो कि सबसे पहले कौन सा आया है, तो दैट इज पोएट्री। ओके, कविता या पोएट्री ये सबसे पहला फॉर्म जो कि इवॉल्व हुआ है लिटरेचर में। इट हैज इट्स ओरिजिन इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, इतना पुराना है कि जब हिस्ट्री भी नहीं लिखी जा रही है। प्री हिस्टोरी मतलब इतिहास से पहले, जब लोग रहा करते थे, जब लैंग्वेज भी नहीं था उतना प्रॉपर डेवलप। ठीक है, उस समय से पोएट्री हम लोग कह रहे हैं। when people made use of poetic language, singing to the accompaniment of musical instrument, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ accompany करके हम गाना गा रहे होते थे, उस वक्त से पोएट्री जो है कि काफी ज्यादा कह लो पॉपुलर है, या उस वक्त से इसकी ओरिजिन है। टेक्स्ट वर पास ऑन ओरली। ओके, तो ये जो पोएट्रीज होते थे वो ओरली पास होते थे, मतलब कोई लिटरेरी लैंग्वेज तो था नहीं। तो क्या होता था कि वो जनरेशन बाय जनरेशन वो पास ऑन हुआ करते थे। मतलब जैसे किसी के मदर ने गाया, फिर उस बच्चे ने गाया, फिर उसके बच्चे ने गाया। ओके, तो लाइक दिस ये ओरली ट्रांसफर हुआ करती थी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर टिल द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। जब तक कि राइटिंग पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो गया, तब तक ये ओरली ट्रांसमिट हो रहा था। नाउ जो वर्ड पोएट्री है, ये ग्रीक वर्ड ठीक है, पोइसेस से डिराइव हुआ है। ठीक है, पोइसेस मतलब क्या होता है? मेकिंग। ओके, किसी चीज की मेकिंग, किसी चीज का क्रिएशन, दैट इज पोएट्री। ओके, वहां से। नाउ ये प्रोज से कैसे डिफरेंस है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोज के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। तो प्रोज इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लेन। ओके, बट इसमें क्या होता है, पोइट्री में मीटर होता है, रिदम होता है, राइम होता है, जिसको हम लोग एक और वीडियो हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग मीटर, राइम, रिदम को और अच्छे से समझेंगे। बेसिकली तुकबंदी वगैरह से रिलेटेड होता है। नाउ कुछ डेफिनेशंस की हम बात करते हैं, पोएट्री की कुछ डेफिनेशंस जो कि पॉपुलर पोएट्स रहे हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर के, उन्होंने दिए हुए हैं। लाइक सबसे पहला नाम आता है एस टी कॉलरिज का, या सैम्यूल टेलर कॉलरिज। आपके रोमांटिक एज के मेजर पोएट्स में से एक हैं। उन्होंने का कहना था कि पोएट्री क्या है? द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। ठीक है, कि पोएट्री क्या है? जब जो सबसे अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, उनको सबसे अच्छे ऑर्डर में जो लगाते हैं, वही पोएट्री है। नाउ वर्ड्सवर्थ का जो डेफिनेशन है वो काफी फेमस रहा है पोएट्री को लेकर, कि क्या है? पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो क्या है, उनका कहना है कि पोएट्री जो क्या है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने से जो निकल के आता है। ठीक है, उसके लिए हमको कोई एफर्ट नहीं लगाना होता। ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, कि जब हमारे पावरफुल फीलिंग्स जो हैं वो ओवरफ्लो करते हैं और अचानक से बाहर आते हैं। लाइक जब हम कोई गाना सुन रहे होते हैं, हम किसी इमोशन में या किसी मूड में होते हैं, अचानक से गाने लगते हैं। दैट इज व्हाट स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, वही है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स का। ठीक है, और ये कब होता है? हम कब पोएट्री, हमेशा तो पोएट्री नहीं लिखते हैं। ठीक ठीक है, कब लिखते हैं? टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जब हम अकेले होते हैं और उस इमोशन को सोच रहे होते हैं, तो हम उस पोएट्री को लिखते हैं। लाइक ना, कि पोएट्री अक्सर लोग कहीं ना कहीं बैठ के कहीं कुछ किसी थॉट में खोए रहते हैं, और फिर वो जब उमड़ घुमड़ के अंदर से आने लगता है, तो फिर वैसे ही पोएट्री कुछ लिखते हैं। ऐसा कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है पोएट्री को लेकर। नाउ पीबी शैली उसी समय के रोमांटिक एज के ही पोएट हैं। उनका क्या कहना है कि पोएट्री इज द रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड। ठीक है, कि पोएट्री क्या है? रिकॉर्ड है बेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट्स का, जो कि किसी एक बेस्ट और हैप्पी माइंड में आता है। मतलब जब आप अपने अच्छे फॉर्म में होते हो, तो एक अच्छी पोएट्री आती है, ऐसा पीबी शैली का कहना है। नाउ वन ऑफ माय फेवरेट जॉन केट्स, इनका क्या कहना है कि इफ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज लीव्स टू अ ट्री, इट हैज बेटर नॉट टू कम। ओके, इनका कहना है कि पोएट्री क्या है, अगर नेचुरली नहीं आ रहा है अंदर से, जैसे क्या, लीव्स, ट्रीज में जो पत्तियां आती हैं और वो कैसे आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ओके, तो अगर वैसे अगर पोएट्री अंदर से नहीं आ रही, तो उससे बढ़िया की पोएट्री आ ही ना। ओके, ऐसा किड्स का कहना। नाउ आर्नोल्ड विक्टोरियन एज के एक पोएट भी रहे हैं और क्रिटिक भी रहे हैं। ठीक है, इनका एक और है कि पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। वो ये भी कहते हैं, पोएट्री का एक डेफिनेशन वो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पोएट्री सिंपली द मोस्ट ब्यूटीफुल, इंप्रेसिव एंड वाइडली इफेक्टिव मोड ऑफ सेइंग थिंग्स। ठीक है, कि किसी चीज को कहने का सबसे खूबसूरत, सबसे इंप्रेसिव और काफी इफेक्टिव मोड अगर कुछ है, तो वो है क्या? पोएट्री। ठीक है, और मैथ्यू अर्नल्ड एक बात और बोलते हैं कि पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है, कि पोएट्री क्या है? वो लाइफ की बातों को, लाइफ को बताता है, ऐसा। ठीक है, नाउ डब्ल्यू बी येट्स क्या कहते हैं? पोएट्री इज द ट्रुथ विथ पैशन, सीन पैशन। ओके,
पोएट्री इज ट्रुथ सीन विद पैशन। ओके, लाइक दिस कि पोएट्री क्या है कि जब हम किसी ट्रुथ को पैशन के साथ देखते हैं, ओके, किसी वर्क में, दैट इज पोएट्री अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू बी। नाउ टी एस इलियट मॉडर्न पोएट है, इनका कहना है कि पोएट्री इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन escape फ्रॉम पर्सनालिटी। ठीक है, कि पोएट्री क्या है, कोई किसी पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि हम पर्सनालिटी से escape करते हैं, और हम किसी और, जब हम एज अ पोएट हम लिख रहे होते हैं तो हम अपने सेल्फ को भूल के और हम उस इमोशन में लिख रहे होते हैं। ऐसा इलियट का कहना है। सो दिस आर द डिफरेंट डेफिनेशंस जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे भी जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है कि फंक्शन ऑफ पोएट्री। पोएट्री का फंक्शन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों पोएट्री लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन है कि एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस। ओके, कि इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करना। ठीक है, लाइक जैसा वर्ड्सवर्थ ने भी बोला कि स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ओके, कि हम अपने जब फीलिंग्स, इमोशन, थॉट, एक्सपीरियंस को, जो कि काफी डीप है अपने आप में, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, पोएट्री का सहारा लेते हैं ना। दूसरा फंक्शन क्या है, एस्थेटिक प्लेजर एंड ब्यूटी। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हम अपने इमोशंस को, फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, फॉर डिलाइट, फॉर प्लेजर, फॉर ब्यूटी। ठीक है, जैसे हम गाना भी सुनते हैं तो एक गाना हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए गा रहे होते हैं, कोई गाना हम केवल इंजॉय करने के लिए सुन रहे होते हैं। ओके, तो पोइट्री डिलाइट्स एंड इंस्पायर थ्रू म्यूजिकलिटी, इमेजरी एंड आर्टिस्टिक लैंग्वेज। ठीक है, तो एडगर एलन पो का कहना है कि पोइट्री इज अ रिदमिकल क्रिएशन ऑफ ब्यूटी इन वर्ड्स। ठीक है, कि हम काफी राइम और म्यूजिकलिटी के साथ हम जब चीजों को एक्सप्रेस करते हैं तो सॉन्ग के साथ साथ हम उसके म्यूजिक को भी तो एंजॉय करते हैं। तो एस्थेटिक प्लेजर और ब्यूटी के लिए भी हम पोएट्री लिखते हैं। नाउ टू कन्वे ट्रूथ एंड विजडम। ठीक है, कि ट्रुथ और विजडम को कन्वे करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम पोइट्री लिखते हैं। कुछ ऐसी पोइट्री होती है जो कि ट्रुथ अबाउट ह्यूमन नेचर, सोसाइटी एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, कि वो रिवील करती हैं कैसे ट्रुथ को, जो कि ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हो, सोसाइटी की बात कर रहा हो, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हो, इन सभी चीजों को भी कहीं ना कहीं हम पोइट्री के थ्रू कन्वे भी करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस। और क्या फंक्शंस है, मोरल एंड इथिकल रिफ्लेक्शन। ओके, मोरल एंड इथिकल रिफ्लेक्शन मतलब कि पोइट्री के साथ, पोइट्री जो है आपको मोरल लेसन्स और एथिकल रिफ्लेक्शंस, मतलब वो डिलाइटमेंट के साथ साथ टीचिंग भी प्रोवाइड करता है। पीबी शैली का कहना है, सॉरी फिलिप सिडनी का कहना है, पोएट्री टीचर्स एंड डिलाइट। ठीक है, तो वो आपको क्या करता है, डिलाइट, प्लेजर तो देता है, साथ साथ वो आपको कुछ चीजें भी सिखाता है। जैसे हम कोई भी ऐसी पोएट्री या जैसे फिलोसॉफिकल थॉट्स वगैरह भी तो गाने में 90s 70s 80s के गाने सुनो तो उसमें आपको कैसे लगते हैं कि प्लेजर के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ फिलोसफी भी मिलती, कुछ मैसेज भी मिलता है, मोरल और इथिकल चीजें भी सिखाई जाती हैं पोएट्री के थ्रू या गाने के थ्रू। दैट इज ओके। नाउ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन। ओके, नाउ पोएट्री का एक ये भी काम है, ये भी एक फंक्शन है कि वो क्या करता है कि हमारे जो कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ओके, एथिक्स, इन सबको भी कहीं ना कहीं वो प्रिजर्व करने की बात करता है, प्रिजर्व करता है। लाइक आज अगर हम महाभारत, रामायण, बियोवुल्फ, इलियाड इन सबको पढ़ते हैं तो हमें अपने ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन, कल्चर की बात तो समझ में आती है कि हाँ, हमारे समय हमारे पूर्वज कैसे हुआ करते थे। ओके, सो दीज आर द दिस थ्रू व्हाट पोएट्री वी प्रिजर्व आवर कल्चर एंड हिस्ट्री आल्सो। ओके, नाउ एट द सेम टाइम सोशल क्रिटिसिज्म एंड पॉलिटिकल कमेंट्री। ओके, नाउ पोएट्री क्या करता है, पोएट्री का एक और भी काम है, केवल पोएट्री नहीं, वैसे प्रोज का भी ये काम है। ओके, कि ये सोशल क्रिटिसिज्म करता है, मतलब सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं या इनजस्टिस है या कोई इनइक्वालिटी है, उसको क्रिटिसाइज भी हम पोएट्री के थ्रू करते हैं। ओके, और ये क्या करता है, पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट्री भी देता है। आजकल के तो नहीं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुनो, और भी ऐसे कई पोएट्स हैं जो कि उस वक्त की पॉलिटिकल चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट करते थे। सोसाइटी में जो भी ऑड्स हैं उसके ऊपर वो कमेंट्री करते थे। ओके, लाइक शैली का कहना है कि पोएट्स क्या होते हैं, दे आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि वो पूरे लेजिस्लेटर क्या होता है, जो चीजों को चलाने का काम करता है ना, तो वो अनएक्नॉलेज्ड होते हैं पोएट्स, वो भी वर्ल्ड को चलाते हैं कहीं ना कहीं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ऐसा वो कहते हैं। तो ये फंक्शन है पोएट्री का। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, तो पोएट्री क्या करता है, इन सब चीजों के साथ साथ वो आपके पर्सनल ग्रोथ की भी बात करता है। नाउ जब आप पोएट्री वगैरह पढ़ते हो तो उससे आप इंस्पिरेशन लेते हो, आप हील करते हो, आपके अंदर एक डीपर कनेक्शन आ जाता है सेल्फ के साथ, खुद के साथ, और साथ में साथ डिवाइन, मतलब स्पिरिचुअल भी कहीं ना कहीं आप होते हो। ठीक है, जो भी हम प्रेयर्स करते हैं वो किस लिए किए जाते हैं, ताकि आपके पर इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दैट इज व्हाट पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रहा है उसमें। ओके, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पोएट्री। ओके, नाउ द एट्थ वन इज द एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट। वही प्लेजर की बात है कि इस पोएट्री जो होता है क्या, उसमें एक और इसकी क्वालिटी होती है कि वो एंटरटेन भी करता है। ठीक है, उसमें ह्यूमर होता है, नैरेटिव होता है, स्टोरी होता है, कि लिरिकल क्वालिटी होता है, जिससे आपको इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट भी मिलता है।
Now, ninth quality or function of poetry is that it is very imaginative. Okay, तो क्या होता है कि हम रियलिटी के बियॉन्ड जाके ओके हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, हम चीजों को इमेजिन करते हैं, और इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल लिटरेचर के लिए नहीं, साइंस के लिए भी। अगर हम इमेजिन नहीं कर पाते तो शायद हम कोई चीज नया एक्सपेरिमेंट, कुछ नया डिस्कवर, कुछ नया इन्वेंट नहीं कर पाते। ओके, तो इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो रियलिटी के बियॉन्ड जाके जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं और चीजों में, दैट इज व्हाट, तो पोइट्री उसमें भी बात करता है। लाइक लास्ट वन इज द कैथारसिस। कैथारसिस इज फॉर द प्यूरिफिकेशन। ओके, तो पोएट्री से क्या होता है, उसके कोई इंडिविजुअल पढ़ रहा हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, एक इमोशनल प्यूरिफिकेशन आता है। चाहे वो ग्रीफ हो, लव हो, जॉय हो, उन सभी से वो ऊपर उठता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पोएट्री। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री। पोएट्री कैन बी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टू। ओके, सब्जेक्टिव पोएट्री भी होती है, ऑब्जेक्टिव पोएट्री भी होती है। लाइक पर्सनल ऐसे एंड इम्पर्सनल ऐसे। ओके, लाइक सब्जेक्टिव पोएट्री जो कि पर्सनल होगा। हम्म, पर्सनल होगा वो, ठीक है। पर्सनल पोएट्रीज में लिरिक आता है, ओड आता है, एलिजी आता है, ओके, सोनेट, एपिस्टल, फिर बैलेड है, एपिक है, मेट्रिकल रोमांस है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लिमरिक। दीज आर द ऑब्जेक्टिव पोएट्रीज जिसमें हम इम्पर्सनल चीजों की बात कर रहे होते हैं। ओके, तो हमने इसमें से बहुत सी चीजें की, लाइक बैलेड हमने एपिक कर लिया, हमने ड्रामेटिक मोनोलॉग कर लिया, हमने इधर ओड एलिजी कर लिया, हमने सोनेट कर लिया। बाकी को हम आज कवर करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। ओके, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री कि हम जब पर्सनल बातें कर रहे होते हैं तो दैट इज सब्जेक्टिव पोएट्री, और जब हम इम्पर्सनल होके किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव पोएट्री। ओके, नाउ सबसे पहला जो हम लोग जो पोएट्रीज के फॉर्म्स जो बच चुके हैं उनको हम करने वाले हैं, दैट इज मेट्रिकल रोमांस। ओके, मेट्रिकल रोमांस, मेट्रिकल मीटर वर्ड आने से कहीं ना कहीं ये समझ लो कि कहीं ना कहीं वो वर्ड्स की बात हो रहा है, कहीं ना कहीं वो पोएट्री की बात हो रहा है। ओके, तो मेट्रिकल रोमांस इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री। नैरेटिव पोएट्री क्या होता है, जिसमें हम कोई कथानक कह रहे होते हैं। मैं हमने बताया ना कि नैरेटिव, पहले की वीडियोस में हमने बताया कि जहां पे भी ये नैरेटिव वर्ड है, लाइक ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी, तो ये नैरेटिव मतलब होता है देयर इज अ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है, कहीं ना कहीं कोई स्टोरी बताई जा रही है। ओके, तो मेट्रिकल रोमांस इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री दैट टेल्स टेल्स ऑफ सेवलरी। ठीक है, सेवलरी का टेल्स मतलब किसी योद्धा की कहानी होगी, एडवेंचर की बात होगा, लव होगा, हीरोइज्म होगा, और वो किसमें होगा, इन रिदमिक एंड मेट्रिकल फॉर्म। तो पोएट्री में रिदम और मीटर्स होते ही हैं, राइम और रिदम होते हैं, उसमें ये लिखा जाता है, इसको हम मेट्रिकल रोमांस कहते हैं। बेसिकली ये बैलेट को ही, बैलेट जैसा ही होता है कुछ कुछ। इट इज पॉपुलर इन द मिडाइवल पीरियड एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कोर्टली लिटरेचर। ठीक है, कोर्ट मतलब किंग्स के लिए या किंग्स के को सुनाए जाने के लिए मेट्रिकल रोमांसेस लिखे जाते थे। ओके, वर्स नैरेटिव होता था, मतलब जो नैरेटिव होता है वो पोएटिक फॉर्म में होता है। थीम्स ऑफ सेवलरी एंड हीरोइज्म इज देयर। ओके, रोमांटिक एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, रोमांस के साथ साथ स्पिरिचुअल, सुपर नेचुरल चीजें भी रहती है, नॉट स्पिरिचुअल। ओके, मतलब मैजिक, विचेस, घोस्ट, फेरी टेल्स वाली चीजें रहेंगी। ठीक है, मिडवल इन्फ्लुएंस आपको उसमें देखने को मिलता है। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट। ये आपका एक वीडियो लेक्चर हुआ है मिडवल, मिडिल एजेस वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। द कंटेम्पररी टेल्स जो कि आपका जोफ्री चौसर का है, वो भी वीडियो है। देन देयर इज फेरी क्वीन। सो दिस इज अबाउट मेट्रिकल रोमांस की एक नैरेटिव पोएट्री होता है, जिसमें सेवलरी और एडवेंचर इन सब चीजों को मीटर के फॉर्म में पूरी कहानी हम सुना रहे होते हैं। एडवेंचर की कहानी है, हीरोइज्म की कहानी है। Okay, then there is limerick. Limerick is a short, humorous poem known for its distinct rhythm and rhyme scheme. ठीक है, तो लिमरिक क्या है, एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस मतलब थोड़ा उसमें एक हंसी मजाक वाली चीजें होंगी आपको, और उसको हम एक डिस्टिंक्ट रिदम और राइम उसमें देखने को मिलता है आपको। ओके, तो इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो 5 लाइन स्ट्रक्चर होता है इसमें। दैट मीन्स कि इसमें 5 लाइन्स होंगी, और एक स्पेसिफिक रिदमिक पैटर्न होगा, एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होगा, जो कि ये है। ठीक है, फर्स्ट टू मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ लाइन राइम विथ ईच अदर। ओके, ए बी बी ए। ओके, सो उसका हम कभी एग्जांपल देख लेंगे। ओके, और थर्ड और फोर्थ लाइन आपस में राइम करती हैं। Start. Okay, so there is anapestic meter is there also. Okay, so humorous and playful. Limerick is often funny, absurd and even nonsensical. Okay, तो उसमें कोई मीनिंग नहीं होता है, काफी absurd होता है, फनी होता है ऐसा, और कभी कभी मैक्सिमम टाइम वो देयर वंस वाज ऐसा कुछ करके एक स्टार्ट होता है उसका लिमरिक में। देन देयर इज लिरिक। लिरिक आज के समय में हम उसको सॉन्ग से एसोसिएट करते हैं, कि जो भी मूवीज में सॉन्ग लिखे जाते हैं उसको हम लोग लिरिक कहते हैं। ओके, so lyric is a type of poetry that express personal emotion, thought and feelings, often in a musical and rhythmic style. तो लिरिक बेसिकली क्या होता है, पर्सनल इमोशंस की बात करता है। ओके, पर्सनल थॉट, फीलिंग को जब हम म्यूजिक और रिदम में एक्सप्रेस करते हैं छोटे में, तो दैट इज लिरिक। ओके, नाउ लिरिक कैन बी
सोनेट, ओके, ओड, एलिजी, हिम, ओके, ये सभी लिरिक के ही फॉर्म है। तो लिरिक एक तरीके से एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके सब टाइप्स, सोनेट वगैरह ये सभी आ जाएंगे। ओके, तो इसमें क्या है, पर्सनल इमोशंस की बात हो रही है। शॉर्ट एंड म्यूजिकल भी रहता है वो, ओके, बहुत बड़े बड़े एपिक या बैलेड जैसा नहीं होता है, काफी शॉर्ट एंड म्यूजिकल होता है। वेरियस थीम्स लाइक लव, पैशन, सैडनेस, इमोशंस, इन सब डिफरेंट थीम्स के ऊपर आप उसमें देखते हो मिलता है। देन देयर इज यूज ऑफ इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। नाउ इमेजरी वर्ड बार बार आपको सुनने को मिलेगा। ओके, इमेजरी बेसिकली क्या होता है, इमेजेस की बात हो रही है। इमेज मतलब पिक्चर्स की बात हो रही है, जिससे आपके सेंसेस कहीं ना कहीं एक्टिवेट होते हैं। किसी वर्ड को सुन के या कोई फूड का अगर हम नाम लेते हैं तो कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ गया। हाँ, तो ऐसा कुछ जो होता है उसी को हम लोग इमेजरी कहते हैं, कि जैसे आपके सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी हम किसी फ्लावर का नाम ले और आप उसके स्मेल को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हो। ओके, या अगर हमने कोई ऐसा सीन बताया और उसमें कुछ किया तो वो चीज आप फील कर पा रहे हो, दैट इज इमेजरी। ओके, जिसमें आपके सेंसेस जो है वो भी कहने की उस सिचुएशन को फील कर पा रहे हो। ओके, सो ऐसे वर्ड का, ऐसे लैंग्वेज का यूज होता है। ओके, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ लिरिक। ओके, देखो यहाँ पे ओड टू नाइटिंगेल, बेसिकली ये ओड है। ओके, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, ये कोई स्काईलार्क, ये भी एक ओड है। तो आप देखते हो कि अलग अलग तरीके के फॉर्म्स जो हैं, दे कैन बी कंसिडर एज लिरिक ऑल्सो। ओके, क्योंकि लिरिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। सो दैट इज लिरिक। नाउ नेक्स्ट इज Adlik. Adlik is what? Is a type of poem that describe peaceful, idealized rural life, often portraying nature, simplicity and contentment. Okay, so Adlik क्या है? अदलिक में आप देखते हो एक ऐसे एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट या कह लो सिचुएशन को हम दिखाते हैं, जिसमें चीजें काफी पीसफुल हैं। रूरल लाइफ है, मतलब गांव देहात की बात है, वहां का पोर्ट्रेल है, वहां का नेचर हमको डिस्क्राइब किया गया, सिंप्लिसिटी की बात हो रही है। लाइक पेस्टोरल एलिजी में चीजें देखने को मिलती है ना, वैसा ही कुछ इदलिक में भी देखने को मिलता है। अदलिक में भी आप देखते हो कि रस्टिक एंड पेस्टोरल लाइफ की बात हो रही है। रस्टिक मतलब गांव देहात, पेस्टोरल मतलब वैसे ही आपको वहां पे शेफर्ड्स, फार्मर्स, रूरल सेटिंग्स, सेलिब्रेटिंग सिंप्लिसिटी ऑफ कंट्री लिविंग, ठीक है, इन सब चीज की बात हो रही है उसमें। काफी शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव होता है। रोमेटिसाइज द व्यू ऑफ नेचर, नेचर को काफी ज्यादा रोमेटिसाइज किया जाता है। हाँ, इनोसेंस और हार्मनी की बात होती है। दीज आर द डिफरेंट थीम्स ऑफ इथलिक्स। ओके, तो पेस्टोरल एलिजी या पेस्टोरल पोएट्री भी आप इसको कह सकते हो। एलिजी नहीं, पोएट्री कहना ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, now so next is epistle is a poem of literary work written in the form of letter. epistle basically word का मतलब ही letter होता है। letter, okay, पत्र। epistle मतलब वही होता है, often addressed to specific person और audience, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी पोएट्री होती है जो कि एक लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है, और हम किसी पर्सन को एड्रेस कर रहे होते हैं या किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका फीचर वही कि फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट है, डायरेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव टोन रहता है, काफी नॉलेज देने की बात है, ठीक है, किसी एक्सपीरियंस को शेयर करने की बात है। और इसमें डायरेक्ट एड्रेस होता है, यूज ऑफ वर्ड्स पोएट्री के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, तो होरेस का एपिस्टिल है। ओके, ये अलेक्जेंडर पोस्ट का एपिस्टली टू डॉक्टर अर्बनॉट करके है उनका। तो एक लेटर के फॉर्म में जब हम किसी पोएट्री को लिखते हैं तो उसको एपिस्टल कहते हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज सटायर। बेसिकली सटायर कोई एक फॉर्म नहीं है पोएट्री का, ठीक है। सटायर इज अ काइंड ऑफ टूल यू कैन से, या टेक्निक कह सकते हो। तो सटायर बेसिकली हम प्रोज में भी लिख रहे होते हैं, ठीक है, ड्रामा में भी लिख रहे होते हैं, और पोएट्री में भी लिख रहे होते हैं। Okay, तो सटायर हम तीनों के फॉर्म में लिख रहे होते हैं। तो ये एक तरीके का टेक्निक है, बट कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि सटायर पोएट्री के भी। सो बेसिकली जब हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, किसी के ह्यूमन फॉली वॉइसेस या सोसाइटल इशू को ह्यूमर और आयरनी और एक्सजरेशन के थ्रू हम उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सटायर कहते हैं। ओके, जैसे कोई क्लास में लेट आता है और टीचर कहता है अरे वाह बड़ा जल्दी आ गए, तो दैट इज अ काइंड ऑफ सटायर, कि हम उसको सटायर कर रहे हैं। अब उसके गलती को हम कैसे दिखा रहे हैं, काफी ह्यूमरस वे में, और बच्चों को हंसी आएगा, और इससे हम उसको करेक्ट करने का भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली सटायर का काम क्रिटिसाइज करने के साथ साथ क्या करना होता है, लोगों को ठीक करने का भी काम होता है। तो क्रिटिसिज्म थ्रू ह्यूमर, sarcasm, irony, ridicule, ये सभी चीजें आपको उसमें देखना मिलता है। मोरल एंड पॉलिटिकल सटायर्स आर आल्सो देयर। ओके, सटायर दो तरीके के होते हैं, फ्रेशियन सटायर जो कि काफी लाइट हार्टेड और ह्यूमरस होता है, वहीं जुवेनाइलियन सटायर जो होता है हार्श एंड बीटिंग, काफी ज्यादा टारगेट करते हैं सीरियस इशू के ऊपर। ओके, सो ये सब जो वर्क्स हैं वो भी सटायर की कैटेगरी में आते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल, द कैंटरबरी टेल्स, एनिमल फार्म्स, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सटायर्स। ओके, नाउ अरक्वासिक। अरक्वासिक क्या होता है, is a type of poem or word puzzle in which
first letter or sometimes very letters or last letter of each line spell out a word, phrase or message. ओके, इसमें क्या होता है, जैसे हम पोइट्री लिखते हैं, पोइट्री के वर्ड का लास्ट वर्ड या लास्ट लेटर, ठीक है, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। हम्म ठीक है, ठीक है, हमने एक पोएट्री लिखी जिसके लास्ट वर्ड्स ऐसे कुछ आ रहे हैं। ओके, और जब हम इसको ऐसे देखते हैं, ये वर्टिकल है ना, लेकिन इसको हम देखेंगे तो ये अल्फाबेट बन जाएगा। ओके, तो ऐसा अगर कोई पोएट्री लिखा हुआ है जिसमें पहला लेटर हो सकता है हो, या बीच में कोई लेटर्स हो, ठीक है, या लास्ट के लेटर्स मिलके एक वर्ड या फ्रेज या एक मैसेज दे, दैट इज अरक्वासी। हम्म एक्रोस्टिक भी जिसको कहते हैं लोग। ये लाइन कंटेंट। हम्म तो इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, ईच लाइन कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पोएम। ठीक है, तो सभी ओवरऑल मीनिंग की बात करते हैं, लेकिन वर्टिकल वर्ड एंड फ्रेज ऑफन रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ द पोएम। ओके, तो जिस इसमें जो वर्टिकल होता है वो कहीं ना कहीं थीम या पोएम के थीम को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, फ्री वर्स या राइम्ड में दोनों तरीके से लिखे जाते हैं, वो पोएट के ऊपर है कि वो फ्री वर्स में लिख रहा है या राइम्ड में लिख रहा है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फ्री वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है, एम्बिक पेंटामीटर, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, Hmm. So next is Clary Hugh is a whimsical four-line biographical poem, typically humorous or satirical about a well-known person. Okay, तो Clary Hugh, okay, तो Clary Hugh क्या होता है कि एक बायोग्राफिकल पोएम होता है। ओके, किसी पर्सन, वेल नोन पर्सन को हम एड्रेस करते हैं काफी ह्यूमरस या सटारिकल वे में। ओके, और उसके बारे में हम बायोग्राफी उसकी बात करते हैं, दैट इज क्लेरी ह्यू। इसको इन्वेंट करने का काम किया था एडमंड क्लेरी ह्यू बेंटली ने, ब्रिटिश राइटर हैं, और उन्होंने सबसे पहले अपने एक फ्रेंड या किसी पर्सन के लिए, सर हम्फ्री डेवी के लिए उन्होंने ये चीज लिखी थी। फोर लाइन्स की स्टेंजाज होते हैं, राइम स्कीम आपको दिख रहा है। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट, तो पहले लाइन में हम उस पर्सन के नेम को डिस्क्राइब करते हैं, तो दिस इज व्हाट बायोग्राफिकल पोएम। ओके, देन देयर इज जापानीज, सम जापानीज फॉर्म्स ऑफ पोएट्री आल्सो, like haiku is there, is a traditional form of Japanese poetry that captures a moment in nature, emotion or fleeting experience of consignation. ओके, तो ये जैपनीज फॉर्म है जिसमें हम नेचर या इमोशन या किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को कैप्चर करते हैं। ओके, तो थ्री लाइंस की होती है, ये जानते रहोगे, हाइकू थ्री लाइंस की होती है, जिसमें सिलेबल्स फाइव सिलेबल पैटर्न्स होते हैं। सिलेबल्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनली डज नॉट राइम, ओके, डजंट राइम। ओके, तो ट्रेडिशनली ये राइम नहीं करता है, बाकी अलग अलग पोएट जब लिखते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से कह लो कि उसमें राइम आता है या नहीं भी आता है, वो अकॉर्डिंग टू पोएट चेंज होता रहता है। देन next is Senryu poetry. Senryu is a form of Japanese poetry. Okay, similar to haiku, but focuses on human nature, emotion and humor rather than nature and season. Okay, so haiku में क्या था, nature और season को focus करते थे। Now Senryu में क्या है, human nature, emotion और humor की बात करते हैं। Basically वही चीज है, बस उसमें season और nature की बात करते थे, इसमें human emotions की बात करते हैं। नाउ एक और है टनका, दैट इज ऑल्सो जैपनीज पोइट्री, मीनिंग शॉर्ट पोएम, जिसका मतलब होता है, एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जैपनीज पोइट्री का, दैट कन्वेज डीप इमोशन, नेचर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। जैसे कि शॉर्ट है तो छोटे में ही होगा, तो डीप इमोशन, नेचर और पर्सनल एक्सपीरियंस को हम काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में कह लो कि कैप्चर करने का काम करते हैं। 5 लाइन की होती है, वो सब 3 लाइन्स के थे, लाइक हाइकू एंड सेनरियो। ओके, फॉलोज इन, ये सिलेबल पैटर्न्स होते हैं, 31 सिलेबल्स होते हैं उसमें। हाइकू तनका फॉलोज मोर पर्सनल एक्सप्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, तो इसमें भी वैसा ही एक्सप्रेशन और कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है, नेचर, रीजन, सभी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज गजल। गजल एक अरेबिक या कह लो उर्दू पोएट्री है, पर्शियन, उर्दू और अदर लैंग्वेजेस में भी लिखी जाती हैं, इंडियन हिंदी लैंग्वेज में भी लिखी जाती हैं। तो एक लिरिकल पोएट्री होता है। लिरिकल पोएट्री बेसिकली क्या है, पर्सनल चीजों के ऊपर होते हैं। 7th सेंचुरी अरेबिक पोएट्री है ये, लेटर फ्लोज इन पर्शियन, उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस। इट एक्सप्रेसेस द थीम ऑफ लव, लॉस, मिस्टिसिज्म एंड लॉगिंग, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो इसमें कपलेट होता है उसको हम लोग शेर कहते हैं। ओके, जो दो दो लाइन की कपलेट्स होते हैं उनको शेर कहते हैं। सेम मीटर और राइम स्कीम होता है। देन फर्स्ट कपलेट जो गजल जो होता है, कई कपलेट्स को मिला के गजल कहते हैं। जो फर्स्ट कपलेट होता है उसको हम लोग मतला कहते हैं। और उसमें जो रिपीटेड फ्रेज और वर्ड्स रिपीट होते हैं बार बार, उसको रदीफ कहते हैं। और कयाफ, ये सब उसमें अलग अलग चीजें आती हैं। और फाइन, सो दीज आर द डिफरेंट गजल्स एंड देयर इज लास्ट वन इज, एंड लास्ट वन इज रुबायत, इज अ कलेक्शन ऑफ क्वार्टरन्स। ठीक है, गजल दो दो लाइन की होती है, रुबायत चार चार लाइन की होती है, वही वैसा ही कुछ पर्शियन पोइट्री है। सो दिस इज, और इसमें थीम्स की अगर हम बात करें तो फिलोसफी ऑफ लाइफ, ट्रांसेंस ऑफ लाइफ, कार्पेडियम, दैट इज लिव इन द प्रेजेंट,
ओके, जो आप लाइफ को प्रेजेंट में ही लेके जियो। सो दिस इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, and we have discussed poetry, forms of poetry, function of poetry, definition of poetry. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली व्हिच टेल्स अ स्टोरी इज कॉल्ड। ओके, तो एक सॉन्ग जो कि ओरल वे में ट्रांसमिट हुआ है, जो कि एक स्टोरी बता रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? वेदर इज बैलेड, ली, लाई और फॉक। ओके, सो आंसर इन कमेंट, और जिसका आंसर सही होगा उसको हम एक लाइक दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।